Chemistry, Class 9, Federal Board, Chapter 5, Self-Assessment Exercises. Now let's see self-assessment of Chapter 5, 5.1. Question number 1. A student obtained the data in experiment at 20 degrees centigrade. Explain pressure volume relationship using this data according to Boyle's law. स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसमें जो उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे हैं और वॉल्यूम और प्रेशर का जो डाटा है वो हमें टेबल में दिया गया है। हमसे कहा गया है कि इस रिलेशनशिप को जो है वो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ एक्सप्लेन। अच्छा, फर्स्ट केस में हमारे पास है वॉल्यूम जो है Vm³ में है 0.707 और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो है 0.350। सेकेंड है कि 0.450 और प्रेशर है 0.551 atm। थर्ड है 0.325 dm³ वॉल्यूम है और प्रेशर है 0.762 atm। फोर्थ 0.261 dm³ वॉल्यूम और प्रेशर is 0.951 atm। and last is 0.205 dm³ volume and pressure is 1.210 atm। अब हमने देखना है कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ pressure into volume is equal to constant। Boyle's law क्या कहता है कि the product of pressure and volume remains constant provided the temperature is constant। मतलब कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो फॉर फर्स्ट केस 0.350 हमें प्रेशर दिया हुआ है और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको वॉल्यूम के साथ जो कि 0.707 है तो हमारे पास आंसर आएगा 0.248 atm dm³। सेकेंड केस में भी जब हम 0.551 प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.450 से वी विल गेट 0.248 atm dm³। Similar case is for the third 0.762 into 0.325 is equal to 0.248 atm dm³। And for the fourth case 0.951 multiplied by 0.261 is equal to 0.248 atm dm³। And for the last case 1.210 into 0.205 is equal to 0.248 atm dm³। अब आप देखो कि जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। Thus the calculated result agrees with pressure volume relationship according to Boyle's law। सही है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है तो हमने कह दिया कि जो है रिजल्ट जो है जो स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया है वो प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशनशिप को एग्री करता है और विच इज अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ। तो ये जो उसने कैलकुलेशन की है ये बहुत करेक्ट की है। Now question number 2. Ammonia gas is used as refrigerant 0.74 atm pressure है जो कि is required to change 2000 cm³। हमें वॉल्यूम दिया हुआ है V1 2 dm³ और 2000 cm³। सैंपल ऑफ एमोनिया इनिशियली एट 1 atm V2 हमें दिया हुआ है 1 atm टू 4.22 dm³ और V2 हमें जो दिया हुआ है वो है जी 4.22 dm³ and temperature is constant। Show that this data satisfies Boyle's law। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही हमने इधर करना है, सेम कैलकुलेशन है बस नंबर्स डिफरेंट है। According to Boyle's law P1 V1 is equal to P2 V2। P1 हमें दिया हुआ है 0.474 atm और V1 हमें दिया हुआ है 2 dm³।
V2 हमें दिया हुआ है 1 atm और V2 हमें दिया हुआ है 4.22 dm cube. So by putting values in above equation, जब हम इन इक्वेशन वैल्यूज को जो है वो V1 इज इक्वल टू V2 वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.948 atm dm क्यूब फर्स्ट केस के लिए, यानी P1 जो कि है 0.474 atm और V1 है 2 dm क्यूब. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 0.948 atm dm क्यूब, और जब हम सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे V2 को, एंड सो देन वी विल गेट 4.22 atm dm क्यूब. और ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि द बॉयल्स लॉ होल्ड नहीं करता इधर, और द गिवन डाटा डज नॉट सेटिस्फाइज बॉयल्स लॉ. नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.2. A chemist obtained the data shown in the table in an experiment at 1 atm. केमिस्ट ने जो डाटा ऑब्टेन किया है बाय द एक्सपेरिमेंट एट 1 atm, वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो हमें टेबल में डाटा दिया, जो केमिस्ट ने ऑब्टेन किया है वो हमें डाटा दिया हुआ है. इसके अंदर केमिस्ट ने क्या किया है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखा है. तो वॉल्यूम जो फर्स्ट केस में है वो है 117.5 cm3 और टेम्परेचर इन केल्विन 298 केल्विन. वॉल्यूम सेकंड जो है वो है 119.4 और टेम्परेचर इन केल्विन जो है वो 303 केल्विन. और वॉल्यूम थर्ड केस में है 121.3 और टेम्परेचर है 308 केल्विन. और लास्ट केस के लिए हमें वॉल्यूम दिया हुआ है 123.2 and temperature is 313 Kelvin. Explain volume temperature relationship using Charles law. अब हमने बताना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये जो रिलेशनशिप है वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन करना है. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V/T is equal to constant. चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम और टेम्परेचर को जब हम डिवाइड करें तो जो उनका आंसर आना चाहिए कांस्टेंट आना चाहिए, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सॉरी द प्रेशर इज कांस्टेंट. जब तक हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करें और हमारे पास प्रेशर जो है कांस्टेंट रहे तो जो उनका आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. अब देखते हैं कि इसमें आया कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं. V1 divided by T1 117.5 divided by 298, we will get 0.394 cm cube per Kelvin. V2 divided by T2 is equal to 119.4 divided by 303 is equal to 0.394 cm cube per Kelvin. V3 divided by T3 we will get 0.394 cm cube per Kelvin. And similar for the V4 divided by T4 we will get 0.394 cm cube per Kelvin. The given data satisfies Charles law. क्योंकि आंसर हमारे जो है कांस्टेंट आ रहे हैं और चार्ल्स लॉ भी कहते हैं कि जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करें, प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए. तो ये जो डाटा हमें दिए हुए ये चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई कर रहे हैं. Now question number 2. A bacterial culture isolated from sewage produces 36.4 cm cube of methane. Methane का फॉर्मूला है CH4. Methane gas at 27 degrees centigrade and 760 millimeter of mercury. Mercury का सिंबल है Hg. This gas occupies 33.124 cm cube at 0 degree centigrade and same pressure. Explain volume temperature relationship from this data. जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में चार्ल्स लॉ को सेटिस्फाई किया था, वैसे ही हमने इधर करना और देखना है कि चार्ल्स लॉ इस केस में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. According to Charles law, V1 is equal to 36.4. V1 हमें दिया हुआ 36.4 cm क्यूब. T1 हमें केल्विन में, हमें सेंटीग्रेड में दिया हुआ और जब हम उसको केल्विन में
convert करेंगे तो 27 plus 273 we will get 300 Kelvin. V2 हमें दिया हुआ है 33.124 cm क्यूब और T2 हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. When we will convert it into Kelvin we will get 273 Kelvin. और अब हमें देखना है कि चार्ज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. उसके लिए हमने क्या करना है कि V1 डिवाइडेड बाई T1 और V2 डिवाइडेड बाई T2 करना है. अगर आंसर कांस्टेंट आ गए तो इसका मतलब चार्ज सेटिस्फाई करे, अदरवाइज चार्ज नॉट सेटिस्फाइड इन दिस केस. 36.4 cm क्यूब डिवाइडेड बाई 300 केल्विन मिल गया है और जो है वो 33.124 cm क्यूब को जब हम 273 केल्विन से डिवाइड करेंगे we will get 0.121 cm क्यूब पर केल्विन. और दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो आंसर कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं. तो हम क्या कह देंगे कि चार्ज लॉ सेटिस्फाइज. Question number 3. A perfect elastic balloon filled with helium gas has volume of 1.25 into 10 raised to power 3 dm cube. ये हमें V1 दिया हुआ है और प्रेशर जो हमें दिया हुआ है 1 atm दिया हुआ है. टेम्परेचर हमें T1 जो दिया हुआ है वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड. On ascending to a certain altitude where temperature is 15 degree centigrade, T2 हमें दिया हुआ है 15 degree centigrade. The volume of balloon becomes V2 हमें दिया हुआ है 1.208 multiplied by 10 raised to power 3 dm cube. At same pressure यानी pressure same है, that is 1 atm. Show that this data satisfies charge law. हमने बताना है कि ये डेटा जो है वो चार्ज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं. V1 हमें दिया हुआ है 1.25 into 10 raised to power 3 dm cube. T1 हमें दिया हुआ है 25 degree centigrade. When we will convert it into Kelvin we will get 298 Kelvin. V2 हमें दिया हुआ है 1.208 into 10 raised to power 3 dm cube और टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 15 डिग्री सेंटीग्रेड. When we will convert it into Kelvin we will get 288 Kelvin. अब हम चार्ज लॉ के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिवाइड करेंगे. तो V1 डिवाइडेड बाई T1 जो है वो 1.25 into 10 raised to power 3 डिवाइडेड बाई 298 और V2 डिवाइडेड बाई T2 जो है वो है 1.208 into 10 raised to power 3 divided by 288 Kelvin and we will get 4.194 dm cube per Kelvin. और दोनों के जो आंसर थे वो सेम आ रहे हैं. वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है वो सेम है. तो हम क्या कहते हैं, दिस द गिवन डेटा सैटिस्फाइज चार्ज लॉ. Now we will move to self-assessment exercise 5.3. Question number 1. When you try to put nail polish remover on your palm, you feel a sensation of coldness. Nail polish remover contains organic solvent acetone. It contains weak intermolecular forces and having a high vapor pressure. These high energy molecules escape from your palm and one feels sensation of cooling. The other reason is that heat of body used up to evaporate nail polish remover. उसमें कहा गया है कि नेल पॉलिश रिमूवर के अंदर जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसका नाम होता है एसीटोन वो प्रेजेंट होता है. इसके अंदर जो है वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है. तो जब हमारे पाम के ऊपर जो है वो नेल पॉलिश रिमूवर आता है तो क्या करते हैं कि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिमूवर के अंदर वो क्या कर देते हैं, एस्केप कर जाते हैं हमारे पाम के अंदर से, जिसकी वजह से हमें कूलिंग जो है वो फील होती है. और जो दूसरी रीज़न वो क्या है कि जो हमारी हीट ऑफ द बॉडी है वो यूज हो जाती है टू एप्रोप्रिएट नेल पॉलिश रिमूवर, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है और हमें जो है वो कूलिंग फील होती है.
Question number 2. What clothes dry more quickly in summer than in winter? गर्मियों में जो है वो गीले कपड़े जो हैं वो ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू विंटर। वजह क्या है, अब हमने बोला। Greater the temperature of surrounding, the greater will be the kinetic energy possessed by the molecules and greater the escaping tendency from the surface of liquids. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स है वो इंक्रीज होगी और जो escaping टेंडेंसी है टू लीव द सरफेस वो भी बढ़ जाएगी। और जब टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी मॉलिक्यूल्स की और जो उनकी टेंडेंसी है फॉर स्केपिंग ऑफ सरफेस वो भी कम हो जाएगी। इन समर द सराउंडिंग टेम्परेचर इज हायर एज कम्पेयर टू विंटर। गर्मियों में जो होता है वो टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग का वो हाई होता है एज कम्पेयर टू विंटर, जिसकी वजह से जो है वो वेट क्लोथ्स ड्राई मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। नाउ सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.4। आपको बुक के अंदर एक फिगर दी हुई है, फिगर 5.9। उसके अंदर जो है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स हमसे पूछे गए हैं, हमने उनको बताना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर का जो है वो ग्राफ हमें दिया हुआ है बुक के अंदर। The exact boiling point at 101.325 kilopascal atmospheric pressure are the following। हमें जो है वो प्रेशर दिया हुआ है 101.325 किलोपास्कल। उसके ऊपर जो बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं सब्सटेंसेस के वो ये है। क्लोरोफॉर्म का जो है बॉइलिंग पॉइंट 61.3, क्योंकि आप देखेंगे ग्राफ के ऊपर जो है वो जब टेम्परेचर 61.3 पे पहुंचा है क्लोरोफॉर्म का, तो वो क्या है, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो क्या है 101.325, जिसके ऊपर वाटर बॉइल हो जाएगा। इथेनॉल का है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथेनॉल गैस लिक्विड 119 डिग्री सेंटीग्रेड। Now self-assessment exercise 5.5 question number 1. The boiling point of water on the top of Mount Everest is 70 degrees centigrade while at Murray is 98 degrees centigrade. Explain this difference. माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और मरी में जो है वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड है। At Mount Everest, the atmospheric pressure is 334 kilopascal, which is about 850 meter above sea level, while at Murray, the atmospheric pressure is 99.298 kilopascal, which is comparatively near to sea level. माउंट एवरेस्ट में जो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 34 किलोपास्कल और मरी में जो है 99.298 किलोपास्कल, जिसकी वजह से है जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब डिक्रीज हो जाता है और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या करेगा, डिक्रीज हो जाएगा। Hence, the boiling point of water on the top of Mount Everest is 70 degrees centigrade, while at Murray is 98 degrees centigrade. वजह क्या है? वजह ये है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो हायर एल्टीट्यूड पे है और मरी जो है वो लोअर एल्टीट्यूड पे है। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या डिक्रीज होगा। Question number 2 है, if you try to cook an egg in boiling water while camping at an elevation of 0.5 kilometer in the mountain, you will find that it takes longer than it does at home. Explain why. जब आप अक्सर कैंपिंग में गए हों तो आप देखते हैं कि जब आप अंडे को बॉईल करते हैं बॉइलिंग वाटर तो देर लगती है, उसकी वजह क्या है वो हमने इधर बतानी है। An egg boiling water cooked An egg in boiling water cooked longer
while camping at an elevation of 0.5 km in the mountain because at high altitude as compared to sea level external pressure decreases which will decrease the boiling point of water जैसे हमने ऊपर कहा था कि जैसे altitude increase कर रहा है तो boiling point of water क्या करेगा डिक्रीज होगा जिसकी वजह से जो है वो इट विल टेक लॉन्गर टाइम देन इट डज एट होम जब हम किसी माउंटेन पे जो 0.5 किलोमीटर की एलिवेशन पे जब हम एग को बॉईल करेंगे तो वो ज़्यादा देर लगाएगा एज कम्पेयर टू जब हम घर में उसे बॉईल करेंगे उसकी वजह यही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि एल्टीट्यूड बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कम होगा. Now self-assessment exercise 5.6. The sodium chloride, an ionic compound, has a high melting point of 108 degrees centigrade, whereas molecular solids such as ice has a relatively low melting point of 0 degrees centigrade. जो सोडियम क्लोराइड है आयोनिक कंपाउंड उसका टेम्परेचर दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना है 108 डिग्री सेंटीग्रेड और आइस जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका जो टेम्परेचर वो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये डिफरेंस की वजह क्या है वो हमने एक्सप्लेन करना इन सोडियम क्लोराइड एंड आयोनिक क्रिस्टलाइन solid and strong electrostatic forces of attraction present between positively charged ion and vice versa, while in molecular solids, that is ice, weaker intermolecular forces are present. सोडियम क्लोराइड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में क्या है लेस या वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट. So the melting point of NaCl is 108 degrees centigrade. That molecular solid that is ice का जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. वजह क्या है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन आयोनिक कंपाउंड और जो है मोलिकुलर सॉलिड्स में क्या होते हैं वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट. Now self-assessment exercise 5.7. Question number 1. Quartz is the crystalline form of silicon dioxide. Silicon dioxide का formula है Si2. It is hard, brittle and colorless solid. Silicon dioxide क्या है? Hard है, brittle है और colorless है. When quartz is heated above its melting point about 1600 degrees centigrade and cooled rapidly, an amorphous solid called quartz glass result. जब हम क्वार्ट्ज को जो है वो हीट करते हैं अबाउट इट्स मेल्टिंग पॉइंट दैट इज अबाउट 1600 डिग्री सेंटीग्रेड और जल्दी से जब हम फौरन उसे ठंडा करेंगे तो हमारे पास क्या क्वार्ट्ज ग्लास आ जाते हैं. Figure below shows 2D representation of quartz glass and quartz crystal. Identify each और reason हमने बताया. ये बुक के अंदर फिगर है आप उधर से देख लिएगा. इसमें जो दो फिगर दी हुई है फिगर ए और फिगर बी. फिगर ए जो है वो क्या है क्वार्ट्ज क्रिस्टल है बिकॉज it is well defined arrangement of particles and shows characteristic geometrical shapes. इसके अंदर क्या है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वेल डिफाइंड है यूनिफॉर्म है और जो है उसकी शेप भी क्या है ज्योमेट्रिकल शेप है तो इसकी वजह से ये क्या है क्वार्ट्ज क्रिस्टल. और अमोर्फस सॉलिड मतलब क्वार्ट्ज ग्लास जो है वो फिगर बी में है बिकॉज it has no regular shape and have non-repetitive arrays of particles. उसकी रेगुलर शेप भी नहीं है और कोई ज्योमेट्रिकल शेप भी उसकी कोई रेगुलर नहीं है और नॉन रिपीटेटिव एरेज ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से वो अमोर्फस है. Now question number 2. Differentiate between amorphous and crystalline solids by writing appropriate sentences in empty boxes. Crystalline solids versus amorphous solid. Number one जो difference है वो crystalline solid का क्या है possess well defined arrangement of particles.
इनके अंदर जो है वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अमॉर्फस के अंदर क्या होती है, दे हैव नो रेगुलर शेप, उनके अंदर जो होती है वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं होती। नंबर 2 फॉर क्रिस्टलाइन शो कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, ये जो है इनकी एक अपनी ज्योमेट्रिकल शेप होती है प्रॉपर, और एमॉर्फस में जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप प्रेजेंस नहीं होती, हैव नॉन रिपीटेटिव एरे ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की NaCl और पोटेशियम क्लोराइड। नंबर 3 है these have sharp melting point, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो होता है वो एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का क्या होता है, दे मेल्ट ओवर अ वाइड रेंज ऑफ, ये जो है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पे मेल्ट होते रहते हैं, जबकि क्रिस्टलाइन जो है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर आकर मेल्ट होना शुरू होता है। Now self-assessment exercise 5.8, make comparison of physical states of matter by writing appropriate sentences in empty boxes। अब हमने जो है इसके अंदर सॉलिड लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करना है। सॉलिड के लिए क्या है, हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड के जो है वो डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, जबकि लिक्विड हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट, लिक्विड का जो होता है वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। और गैस का क्या है, हैज नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, ना तो उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है और ना उसकी शेप डेफिनेट होती है। नाउ मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है, द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। लिक्विड particles are not closely packed but have strong intermolecular forces as compared to solid, liquid के जो particles हैं वो इतने closely packed नहीं होते, लेकिन इनके दरमियान जो intermolecular forces हैं वो बहुत strong होते हैं। और gas, the molecules are at very large distance and forces of attraction are almost negligible, gas के जो molecules होते हैं वो एक दूसरे से बहुत बड़े फासले पर होते हैं और इनके दरमियान जो forces of attraction है वो भी almost नेग्लिजिबल है। आप जो इनके मोशंस हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन है। द मॉलिक्यूल्स पोजेस ओनली वाइब्रेटरी मोशन, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या पोजेस करते हैं, वन काइंड ऑफ मोशन दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैव लीनियर एज वेल एज वाइब्रेटरी मोशन एंड आर रिस्ट्रिक्टेड टू द बाउंड्री ऑफ लिक्विड, उनके अंदर जो है मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के अंदर जो है दो टाइप्स के मोशन प्रेजेंट होते हैं, एक है लीनियर और दूसरा है वाइब्रेटरी, लेकिन जो इनका मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू द बाउंड्री ऑफ लिक्विड। गैस पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन, इनका जो है मोशन रैंडम है, ये फ्रीली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन। That's all about chapter number 5, self-assessment exercise. Thanks for watching. Please share my videos, like my channel, and subscribe by pressing the bell icon. Thanks a lot for your kind attention. I will see you in the next video. Till that time, Allah Hafiz.